हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। सो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने शुरू किया है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए आपकी वोकेबलरी और कम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि दोनों को ही इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्यों इम्प्रूव करनी चाहिए? क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स में अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है और अगर वोकेबलरी अच्छी है तो आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो एडिटोरियल इनसाइट्स मंडे टू फ्राइडे 10 AM आपको मिल जाएगा वीडियोस यूट्यूब पर। और उसके बाद कैसे आपकी हेल्प करेगा ये, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के पैसेजेस डिस्कस करेंगे, उनकी लैंग्वेज जैसे आप बार बार रीड करेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएंगे और आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। वोकेबलरी हम डिस्कस करेंगे, उसका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। और हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल ऑल्सो डिस्कस टोन, पर्पस, सेंट्रल आइडिया, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो जिनके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। जो फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे, यानी फॉर्डर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आप अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन में, यानी जब आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर लेटर लिख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन में मेंस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। और जब इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस में आपके इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ओपिनियंस फॉर्म करें इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, तो आपका ओपिनियन फॉर्म करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि ये सेक्शन फोकस करता है इंग्लिश, ये एडिटोरियल इनसाइट्स फोकस करता है इंग्लिश सेक्शन पे। अगर आप GA सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स तड़का पाए राजन सर फॉलो कर सकते हैं। सो आज का एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस से है और हम डिस्कस कर रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको डायरेक्टली रीड करना है बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प के, कहीं कुछ नहीं, कहीं मीनिंग नहीं सर्च करना आपको। और जब आप पूरा ये रीड कर लेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि आपने कितना समझा है। और फिर आपको देखना है कि आप कितने वर्ड्स समझ पाए, किन पे आपको थोड़ा वर्क करना है। कई वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आप देखेंगे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि 50% से ज़्यादा वर्ड्स आपको लगेगा कि हाँ, ये हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो ऐसे ही बार बार रिविजन से वो हमें याद होने लगेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पेज रीड कर लीजिए। सेकेंड और थर्ड पेज। चलो लेट्स स्टार्ट। So, last month, the World Meteorological Organization warned that temperatures in at least one of the next 4 years would be higher than the pre-industrial era average by 1.5 degrees Celsius. So, World Meteorological Organization ने क्या वार्निंग दी? उसने वार्न किया कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में कोई एक साल ऐसा होगा जब टेम्परेचर उस ईयर का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एरा से, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो एवरेज टेम्परेचर होता था उसके कंपैरिजन में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। नाउ द EU's अर्थ ऑब्जर्वेशन आर्म Copernicus has reported that this threshold was breached in the first week of June। और अब जब ये लास्ट मंथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था, और अब अर्थ ऑब्जर्वेशन आर्म यानी कि यूरोपियन यूनियन का ही एक इंस्टीट्यूशन है कॉपरनिकस, उसने क्या रिपोर्ट किया कि ये दिस किसकी बात कर रहा है? ये 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड इज़ अ लेवल, ठीक है, जिसके क्रॉस होने पे कुछ सिग्निफिकेंट होता हो, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड बोला गया। तो यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 1.5 डिग्री सेल्सियस के लेवल की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर दिस लेवल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है थ्रेशोल्ड एक लेवल ही हो, एक अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है, एक स्कोर भी हो सकता है। थ्रेशोल्ड इज़ कि जब आप फिक्स कर देते हैं कि इस लेवल या स्कोर से ऊपर कुछ डिफरेंट होगा, इससे नीचे अगर वैल्यू रहेगी तो इट विल मीन समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड इज टॉकिंग अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस वॉज ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब क्या होता है?
ब्रीच होता है कि जैसे अगर हम ब्रीच की बात करते हैं तो अगर नदी या जैसे कोई कैनाल है तो कैनाल के जो डाइक होती है यानी कि जो वॉल होती है, ठीक है, वो टूट जाती है तो हम कहते हैं वो ब्रीच हो गई है। सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच होना था यानी कि सिक्योरिटी में कोई ब्रेक इन कर गया है, यानी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो वहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं ब्रीच, वहाँ पर ब्रेक होना होता है। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ब्रीच हो गया, थ्रेशोल्ड ब्रीच हो गया यानी कि क्रॉस हो गया। यहाँ पर क्रॉस की बात हो रही है कि ये वाला जो लेवल था ये क्रॉस हो गया। वॉज ब्रीच्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। So there have been earlier instances when this limit set by the Paris Pact was exceeded. तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये लेवल क्रॉस हुआ है, इससे पहले भी कुछ इंस्टेंसेस हुए। इंस्टेंसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंस्टेंसेस क्या होते हैं, अकरेंसेस या एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर मीनिंग है अकरेंसेस की, ऐसा पहले भी हुआ है। सो अर्लियर इंस्टेंसेस यानी अर्लियर अकरेंसेस, पहले भी ऐसा हुआ है जब ये लिमिट जो किसने सेट की थी, पेरिस पैक्ट ने सेट की थी, वॉज एक्सीडेड। एक्सीडेड मीन्स क्रॉस्ड, ठीक है। तो ये लिमिट पहले भी क्रॉस की गई है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। लेकिन तो क्या लेकिन क्या डिफरेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ग्लोबल मीन टेम्परेचर्स हैव एक्सीडेड दी 1.5 डिग्री सेल्सियस फिगर ड्यूरिंग अ समर मंथ। तो ये पहली बार हुआ है कि समर में ये टेम्परेचर का जो ये लेवल है ये क्रॉस हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस फिगर क्रॉस हुई है, ये पहली बार हुआ है किसी समर मंथ में। दिस डज नॉट येट मीन अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब एक ऐसा टाइम या एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्लाइमेट के बारे में, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अभी नहीं आया। फ्रॉम अ क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव, द पेरिस एग्रीमेंट रेफर्स टू ग्लोबल मीन टेम्परेचर्स ओवर अ 20 और 30 ईयर पीरियड। यानी कि एक बार अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ एक मंथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। क्यों? क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो मीन टेम्परेचर्स की बात करता है ओवर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स, एक साल में नहीं, 20 या 30 साल में। सो हाउएवर, एज द थ्रेशोल्ड सेट बाय द लैंडमार्क पैक्ट is crossed more frequently, the cumulative effect of these increases is likely to be serious. अभी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुँचे हैं क्योंकि 20 to 30 ईयर पीरियड की बात करता है जब 1.5 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है मोर फ्रिक्वेंटली, यानी हर ईयर ये क्रॉस हो रहा है, बार बार क्रॉस हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो लेवल जो पेरिस एग्रीमेंट में मेंशन है, तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज इंस्टेंसेस इंक्रीजेस इज लाइकली टू बी सीरियस। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है कि इंक्रीमेंटल कि एक इवेंट हुआ, ठीक है, फिर दूसरा इवेंट हुआ, फिर थर्ड इवेंट हुआ, और उन सब का जो इम्पैक्ट है वो ऐड ऑन, इफेक्ट है वो ऐड होता जाता है। तो इस ईयर 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर भी क्रॉस होता है, उससे नेक्स्ट ईयर भी क्रॉस होता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लैंडमार्क पैक्ट लिखा हुआ है। लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क तो होता है कि एक ईजिली आइडेंटिफाइबल कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर जिससे आप कोई जगह को लोकेट कर पाते हो, इट्स लैंडमार्क। तो लैंडमार्क पैक्ट का क्या मतलब हुआ? लैंडमार्क इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज़, ठीक है। लैंडमार्क हमेशा हम कोई इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग या इम्पॉर्टेंट चीज़ को बनाते हैं, तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट। और पैक्ट क्या होता है? पैक्ट होता है एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही है, पेरिस पैक्ट की बात हो रही है। ओके, चलो नेक्स्ट है, scientists agree that a long-term breach of the 1.5 degree threshold could aggravate climate impacts including heat waves, floods and droughts. तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग टर्म ब्रीच, अभी तो ये एक मंथ में ब्रीच हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रीच यानी ओवर और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला लेवल है, ठीक है, उससे ऊपर जाते हैं ग्लोबल मीन टेम्परेचर्स, तो इससे क्या होगा? इट कुड एग्रेवेट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? एग्रेवेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना, ठीक है, बैड सिचुएशन को वर्स कर देना। तो हम इसको वर्सन कह सकते हैं,
ठीक है, एग्रेवेट मीन्स वर्सन, और क्या कहते हैं, और हम यूज़ करते हैं एक्सैसरबेट। ठीक है, तो इन सब का मीनिंग यहाँ पर सेम ही होगा कि क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट हैं, जैसे हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, इनके इम्पैक्ट को वो और ज़्यादा ख़राब या खतरनाक कर देगा। सेवरल सच एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैव हैड टेलिंग इफेक्ट्स इन रीसेंट ईयर्स। तो अब यहाँ पर हैव हैड यूज़ हुआ है, क्या ये हैव हैड करेक्ट है? करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दिस हैव इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस हैड इज द मेन वर्ब। तो जो ये ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं, उनके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स रहे हैं। अच्छा, टेलिंग का मतलब क्या होता है? टेल हम सब ने पढ़ा है, टेल का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, अगर वर्ब है तो उसका मतलब होता है बताना। और टेलिंग क्या हो जाएगा? टेलिंग हो जाएगा V1 प्लस ING। ठीक है, बता रहे हैं, लेकिन टेलिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। और जब टेलिंग एडजेक्टिव है तो उसका क्या मतलब होता है? टेलिंग इफेक्ट्स। टेलिंग होता है कि कोई चीज़ कुछ इवेंट हुआ जिससे आपको उसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, कोई रिवीलिंग कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, रिवीलिंग यानी ऐसे ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत रिवीलिंग है, यानी कि उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह वो हमें हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो जैसे हम जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में रहते हुए कम्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें रिवील होती हैं। लिविंग विद सच वेदर वेगरीज वुड रिक्वायर पैराडाइम शिफ्ट्स। वेगरीज क्या होते हैं? वेगरीज ऑफ लाइफ। वेगरीज मीन्स अनप्रिडिक्टेबिलिटीज़। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये जो वेदर, ये जो इन सब चीज़ों की बात हो रही है, इन इवेंट्स की, दीज आर अनप्रिडिक्टेबल। और अगर हमें इनके साथ रहना है तो क्या होगा? इट वुड रिक्वायर पैराडाइम शिफ्ट्स इन एरियाज as varied as agriculture, urban planning and disaster warning and mitigation systems। तो अगर हमें जो ये अनसर्टेन इवेंट्स हैं, अगर हमें इनके साथ रहना है, क्योंकि ये इवेंट्स होंगे आगे, तो हमें एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब बिल्कुल फंडामेंटल चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन एरियाज एज वेरीड मतलब एज डिफरेंट एज। ठीक है, कैसे? एग्रीकल्चर में भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, अर्बन प्लानिंग में भी फंडामेंटल शिफ्ट्स, डिज़ास्टर वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम्स में भी हमें फंडामेंटल शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे डिज़ास्टर वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम्स, तो डिज़ास्टर वार्निंग भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम्स एंड मिटिगेशन सिस्टम्स। मिटिगेशन भी यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ऑल्दो मिटिगेशन एक नाउन है। तो मिटिगेशन सिस्टम्स क्या होंगे? ऐसे सिस्टम्स जो मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं। मिटिगेट हम पहले पढ़ चुके हैं। मिटिगेट का मतलब क्या होगा कि कोई इवेंट हुई जिसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं और उन नेगेटिव इफेक्ट्स, उन हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, तो उसका वो वहाँ हम यूज़ करते हैं मिटिगेशन। सो अकॉर्डिंग टू अ UN report released at the end of last year, most countries have climate adaptation plans in place। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान्स है। कि एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं एंड आप भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हो। तो क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान्स इन प्लेस, कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने एज ए प्लान्स बना लिए कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाए, यानी अपने आप को भी चेंज कर पाए। एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर गेटिंग बेटर एट प्रायोरिटाइजिंग एडवांटेज ग्रुप्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो लेकिन वो उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो कंट्रीज़ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लाइमेट को लेके जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो दे आर गेटिंग बेटर एट प्रायोरिटाइजिंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स। कि जो अब लॉज बन रहे हैं वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, यानी उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? आपके पास 10 टास्क हैं, आप देखते हो कि कौन सी पहले करनी, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है। सो प्रायोरिटाइजिंग डिसएडवांटेज ग्रुप मीन्स कि किस ग्रुप को पहले हमें अटेंशन देनी है, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सब जो लॉज हैं अब उनमें ये सब इंक्लूड हो रहा है। However, as the latest IPCC report released in March underlined, finances for adapting to climate change have been particularly low. तो अब IPCC की रिपोर्ट ने क्या अंडरलाइन किया? हाउएवर यूज़ हुआ तो कंट्रास्ट है। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा कि जो लॉज हैं वो अब फोकस कर रहे हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स पे, लेकिन जो लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट है उसने क्या हाईलाइट किया? अंडरलाइन का मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना। तो उसने क्या हाईलाइट किया? उसने कहा कि फाइनेंसेस फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज हैव बीन पर्टिकुलरली लो। तो जो फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, जो क्लाइमेट के अडेप्टेशन के लिए चाहिए हमें, वो काफ़ी कम है, सिग्निफिकेंटली लो है। The UNEP estimates that $340 billion will be needed every year for climate adaptation, but less than 30 billion gets allocated for the purpose. तो यहाँ पर वही सपोर्टिंग डेटा कि इतने रिक्वायर्ड है लेकिन इतने ही एलोकेट होते हैं। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कंट्रीज़ को इतने ही मिलते हैं फॉर द पर्पस। कौन सा पर्पस? क्लाइमेट अडेप्टेशन। Moreover, as an OECD assessment shows, 70% of public climate finance is provided through loans, whereas the funder expects a financial return. तो ये इसमें भी ये जो $30 बिलियन मिल रहे हैं कंट्रीज़ को, उसमें भी ये लोन्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। और जब लोन्स की फॉर्म में मिलते हैं तो क्या होता है कि जिसने भी, जो भी फंडर है या जिसने भी वो मनी लेंड किया है, मनी दिया है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सो यानी कंट्रीज़ को जो मनी है वो ये जो पैसेज है वो कहना चाह रहा है कि मनी बिना इंटरेस्ट के मिलनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो भी मनी अवेलेबल है वो लोन्स के फॉर्म में है, और जो फंडर्स हैं या जो मनी लेंड कर रहे हैं वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमें रिटर्न मिलेगा जो भी मनी हमने लोन पे दी है। Interventions such as disaster warning systems और building flood defenses do not generate revenue। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब ये फंड जो है, इस फंड को यूज़ किया जाएगा किसने? डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम्स बनाने के लिए, ठीक है, फ्लड डिफेंसेस बनाने के लिए, लेकिन उनसे रेवेन्यू थोड़ा ना जनरेट होगा। तो इसीलिए ये इशू है कि जो लोन्स हैं उनको पे करना है, उस पर कुछ रिटर्न्स भी पे करने पड़ेंगे, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए वो लोन यूज़ हो रहा है उससे रिटर्न्स जनरेट नहीं हो रहे। इंटरवेंशंस क्या होते हैं? इंटरवेंशन होता है कि कोई सिचुएशन है एंड उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई स्टेप लेते हो, तो दैट्स एन इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशंस क्या हैं? ये डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम है, फ्लड डिफेंसेस, ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट को लेकर इंटरवेंशंस हैं। द करंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर देयरफॉर डज नॉट एड्रेस द चैलेंजेस। और ये जो रीज़न दिया अभी कि मनी लोन के फॉर्म्स में अवेलेबल है और जिस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है मनी वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, तो ये जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है देयरफॉर डज नॉट एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़। और इसी की वजह से जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट जो वल्नरेबल है, क्लाइमेट वल्नरेबल मतलब जो रिस्क पर हैं, उनके चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करता। एड्रेस का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी के घर का एड्रेस नहीं, यहाँ पर एड्रेस का मतलब है डील करना चैलेंजेस को। तो ये जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है ये इन कंट्रीज़ जो रिस्क पे है कंट्रीज़, इनके जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उनको डील नहीं कर रहा। अमंग्स द मोस्ट रिसोर्स स्ट्रैप्ड, और ये जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं वो दुनिया के सबसे रिसोर्स स्ट्रैप्ड कंट्रीज़ में से हैं, ठीक है। तो स्ट्रैप्ड कहाँ यूज़ करते हैं हम? ठीक है, मनी स्ट्रैप्ड या रिसोर्स स्ट्रैप्ड का मतलब कि जिसके पास रिसोर्स है ही नहीं, जिसके पास मनी है ही नहीं, ठीक है। सो रिसोर्स स्ट्रैप्ड, पुअर या someone who does not have resources. The culpability of these nations for global warming is negligible. तो जो ये कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, ये एक तो रिसोर्स स्ट्रैप्ड है, रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, और कल्पेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन कंट्रीज़ की फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़ नेग्लिजिबल। इन कंट्रीज़ की जो ग्लोबल वार्मिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में, वो ना के बराबर है। नेग्लिजिबल इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो नहीं है। जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल विच कॉन्ट्रीब्यूट्स बेयरली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वॉज सेट बैक बाय मोर देन $30 बिलियन आफ्टर लास्ट ईयर्स फ्लड्स।
कि जो सिर्फ 1% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉज करता है वर्ल्ड के, उस जब लास्ट ईयर फ्लड्स हुई तो वहाँ पर $30 बिलियन का उसको लॉस हुआ. On June 22nd and 3rd, France will hold an international summit aimed at taking stock of the ways and means of increasing financial solidarity with the global south. तो अब इन दो डेट्स पे फ्रांस में क्या होगा? इट विल होल्ड एन इंटरनेशनल समिट. समिट क्या होता है? जहाँ पर लीडर्स, गवर्नमेंट्स के लीडर्स मिलते हैं, ठीक है. तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्रांस, एम्ड एट टेकिंग स्टॉक ऑफ द वेज. अब उस समिट का एम क्या है? टेकिंग स्टॉक. टेक स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी सिचुएशन को केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना. तो वो किस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या वेज है, क्या मीन्स है, मीन्स एंड वेज, ठीक है. तो क्या रास्ते हैं, क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं ऑफ इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सॉलिडारिटी, कि किस तरह हम सॉलिडारिटी को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल सॉलिडारिटी. तो अब सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी. तो फाइनेंशियल यूनिटी विद द ग्लोबल साउथ, कि रिच कंट्रीज कैसे जो है यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकती हैं विद द ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ यानी जो जनरली जो पुअरर कंट्रीज हैं उनको इस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लोबल साउथ. The decisions taken at the meet are likely to feed into the agenda of the COP28 in Dubai. तो जो ये मीटिंग है इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो क्या होगा? दे विल फीड इनटू द एजेंडा. तो ये जो डिसीजंस लिए जाएंगे, फीड इनटू हम पहले पढ़ चुके हैं. फीड इनटू का मतलब क्या होता है? हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, किसी चीज़ को के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होना. तो ये जो डिसीजंस यहाँ इस मीटिंग में लिए जाएंगे, उनका इन्फ्लुएंस होगा किस पे? एजेंडा पे. किसके एजेंडा पे? COP28 के एजेंडा में, जो दुबई में होगी, ठीक है. वो एक और मीटिंग है जो दुबई में होगी. तो एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो किसी भी कोई मीटिंग है, कोई ऑफिशियल मीटिंग होगी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है. तो वो पॉइंट्स जो है उनको हम एजेंडा कहते हैं. एजेंडा ऑफ COP28 in Dubai later this year. The delegates will do well to factor in the challenges posed by the recent rise in temperatures. तो जो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट्स कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स. अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर होंगे, तो अच्छा ये होगा, विल डू वेल, कि अगर वो फैक्टर इन करें. फैक्टर इन मतलब कंसिडर करें, इस चीज़ को ध्यान में रखें. किस चीज़ को? कि क्या चैलेंजेस आएंगे. जो रिसेंट जो अभी हमने इस एडिटोरियल के बिगिनिंग में हमने पढ़ा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेश होल्ड है वो ब्रीच हो गया पहली बार समर मंथ में. तो इस चीज़ को, ये जो रिसेंट राइज है उससे क्या चैलेंजेस आएंगे, इसको वो ध्यान में रखें. अच्छा, पोज का मतलब क्या होता है? एक तो फोटोग्राफ के लिए पोज करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है. यहाँ पर पोज का मतलब है कि कोई डेंजर या फिर कोई चैलेंज, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो प्रेजेंट करना. तो यहाँ पे पोज को हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर कॉज्ड भी कह सकते हैं. ओके, सो यहाँ हमने जो भी आज वर्ड्स डिस्कस किए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है. और धीरे धीरे करके वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे. तो जैसे जैसे वो वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे आपको याद होने लगेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. और जो आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, आपको प्रॉब्लम होगी याद करने में, आप उसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. वीक में आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस और ज़्यादा क्विकली होगी. सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ डू, एंड थैंक यू.